अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर। ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है। लंग्स से बॉडी की टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, अब लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड में एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसके साथ बाइंड करेगी और वो हीमोग्लोबिन इसको लेकर पूरी बॉडी में चली जाएगी और टिश्यू के पास जाके इसको रिलीज कर देगी। तो यहाँ पे ये देखना है कि ऑक्सीजन को क्या हीमोग्लोबिन के अलावा भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो ये याद रखें कि 97% जो हीमोग्लोबिन होती है, जो ऑक्सीजन है, उसको 97% कौन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है। तो 3% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाती है लंग से आगे टिश्यू की तरफ। तो मैक्सिमम रोल इसमें किसका हुआ? हीमोग्लोबिन का हुआ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ पे हमें जो चीज समझना है वो ये कि लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कैसे करती है, उसकी वजह क्या होती है। और जब हीमोग्लोबिन ब्लड में इस तरह मूव करती जा रही है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर है और रेड ब्लड सेल ब्लड में ही फ्लोट करते हुए जाएंगे और जब वो बॉडी के टिश्यू के करीब से गुजर रहे होंगे रेड ब्लड सेल, तो उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन उससे ऑक्सीजन क्यों निकल के टिश्यू के सेल की तरफ जाएगी। ये दो चीजें आपने समझनी है। एक, ऑक्सीजन बाइंड क्यों करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, दूसरा वो टिश्यू के पास जाके रिलीज क्यों हो जाएगी। अच्छा जी, इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन का आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, कि ये एक प्रोटीन है। तो जिसके एक मालिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का होता है उसमें एक अल्फा चेन है अमीनो एसिड का, दूसरा अल्फा चेन है, बीटा चेन है, फिर बीटा चेन है। हर अल्फा में 141 अमीनो एसिड है, बीटा में 146 अमीनो एसिड है। ये रेड वाले अमीनो एसिड के चेन है। अच्छा, 4 अमीनो एसिड के चेन हो गए एक हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल में, और हर चेन के अंदर एक हीम है, ये हीम ग्रुप है। अब ये हीम ग्रुप, ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है सेंटर में आयरन, ये एक हीम ग्रुप है। तो ये क्या है, जरा आप इसको समझें। ये बाहर मैंने एक यहां से अल्फा चेन ले लिया सपोज, ये अमीनो एसिड का एक रिंग है। इस पार्ट को हम ग्लोबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबीन। और ये जो अंदर है ये एक पोरफायरिन रिंग है जो 4 स्मॉल रिंग का बना हुआ है। ये एक पायरोल रिंग है, पायरोल रिंग, पायरोल रिंग, पायरोल रिंग, चारों को मिला के पोरफायरिन रिंग। और सेंटर में इसके क्या है? आयरन है। तो अब सेंटर में आयरन है और एक ये 4 पायरोल रिंग है, 4 पायरोल रिंग ने मिलकर पोरफायरिन रिंग बनाया प्लस आयरन। तो इस इकट्ठे सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हीम। दिस इज हीम। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हीम। और बाहर क्या है? ग्लोबीन, अमीनो एसिड का रिंग। तो यहाँ पे एक हीम और ग्लोबीन, हीम ग्लोबीन, हीम ग्लोबीन, हीम ग्लोबीन। तो इस तरह 4 क्या है जी? यूनिट्स मिलके एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 574 अमीनो एसिड हो गए, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन है अमीनो एसिड के। और ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी, टर्शरी और टर्शरी। तो साथ साथ इसमें भी एक हीम ग्रुप है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो 4 टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हीमोग्लोबिन का। तो इस तरह हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 574 अमीनो एसिड आ गए और 2 अल्फा 2 बीटा चेन है और साथ साथ 4 इसमें हीम ग्रुप आ गए। और अब हम ये देखेंगे कि किस तरह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। अच्छा, सबसे पहले ये याद रखें कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, नॉर्मली इसका पर्पल रेड कलर होता है। जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ये बन जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर इसका ब्राइट रेड कलर बन जाता है। अब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड क्यों करती है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ इसलिए बाइंड करती है कि जब हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द से मुराद यहाँ क्या है? रेड ब्लड सेल इधर है कैपिलरी के अंदर, और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। इधर एक सेल है, इधर दूसरा सेल है, ये एंडोथीलियल सेल है, ये एपिथीलियल सेल है एल्वेलस का, और इधर अंदर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, इधर हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द सराउंडिंग में जब ऑक्सीजन मौजूद हो और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
ज़्यादा हो और इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो, तो हाई पार्शियल प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर इर्द गिर्द मौजूद हो तो वहाँ से ऑक्सीजन फ़ौरन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी। तो जो ही बाइंड करेगी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। अच्छा, टिश्यू के पास जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्यों निकल जाएगी, उसकी वजह ये होती है कि जनरली आप ये कहेंगे कि जब यहाँ से रेड ब्लड सेल गुजर रहा है, इसके पास रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, वहां पे हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन क्यों निकलेगी, इसलिए निकलेगी कि सराउंडिंग जो है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, आईएफ जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो इसके पास ज्यादा है, हीमोग्लोबिन के पास, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगी और निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज्यादा हो तो वहां से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, और अगर हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द कम है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल के वहां पे चली जाती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात लिखी हुई है एफएससी की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, इसको आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्टली कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली कुछ इफेक्ट्स उसके होते हैं। अच्छा जी, अब जितनी भी वैल्यूज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली नहीं भी होंगी, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट बुक में डिफरेंट होती हैं। आप अपनी बुक वाली वैल्यूज को बेशक याद कर लें। अब जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे कि हम ये देखते हैं कि किस तरह ये जो हमने कह दिया कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो वो बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और जब सराउंडिंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, कंसंट्रेशन कम होती है, तो हीमोग्लोबिन से वो निकल जाती है। एग्जैक्टली बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है जरा इसको हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत रखती है। उधर जाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैसे बाइंड करती है। ये एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, तो इसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन का आयरन के साथ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन अपने साथ अटैच करके उनको मूव करा सकता है। अच्छा जी, अब जरा हम ये देखते हैं कि सपोज सी लेवल पे अगर हम मौजूद हैं तो सी लेवल पे जो एयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 मिलीमीटर मरकरी, 760 मिलीमीटर मरकरी। अब इसके अंदर आपको पता है 79% नाइट्रोजन है और इसी तरह 21% इसमें ऑक्सीजन है। अब अगर हम इस 760 मिलीमीटर मरकरी जो एयर प्रेशर होता है सी लेवल पे, तो इसको आगे देखें कि इसमें नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्योंकि नाइट्रोजन 79% है तो इसका बनेगा 600 मिलीमीटर मरकरी जो पार्शियल प्रेशर है। इसी तरह जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है इसमें, तो ये 160 मिलीमीटर मरकरी बनेगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो एयर का पार्शियल प्रेशर निकल आएगा आपके पास 760 मिलीमीटर मरकरी। ये सी लेवल पे है, ठीक है। अब जब हम इनहेल करते हैं तो हम एयर को अंदर ले जाते हैं। जब एयर यहां से चली गई अंदर, तो मैंने एक रफ सा यहाँ पे बना लिया है, ये एक स्ट्रक्चर, ये पूरा लंग है, इसके अंदर ये एक एलुलस है। एलुलस के अंदर जब एयर चली गई तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेशर भी कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी एलुलस के अंदर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर क्यों कम हो जाएगा जाके प्रेशर, इसको क्या हो गया, आपको पता है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक से इसके अंदर वाटर वेपर्स शामिल हो गए, ह्यूमिडिफाई हो गई है एयर, और यहाँ पे वाटर मौजूद है, यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे जो गैसेस हैं डिफरेंट प्लस वाटर, तो अब वाटर जब आ जाता है तो वहां पे आपको पता है फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर असल में यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से क्या मुराद है कि पर यूनिट एरिया जो एलुलस का है उस पे पर यूनिट टाइम में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस जगह पे, वो इसका पार्शियल प्रेशर है। तो वो फोर्स अब कम क्यों होगी है, क्योंकि वाटर वेपर्स यहाँ पे आ गए, एयर ह्यूमिडिफाई हो गई है, तो वो फोर्स कम हो गई है। पहले वो पार्शियल प्रेशर 160 मिलीमीटर मरकरी था ऑक्सीजन का, तो अब ये 104 हो गया है, और आपकी बुक में इसको 100 लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक में इसको 100 लिखते हैं, तो एग्जैक्टली 104 होता है। अच्छा जी,
अब इसको 100 मिलीमीटर मरकरी या 104 मिलीमीटर मरकरी यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रह गया है। तो अब नाइट्रोजन का भी कम हो गया है। अब नाइट्रोजन को हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे होते कि नाइट्रोजन की ब्लड के अंदर और एलुलस के अंदर सेम ही कंसंट्रेशन होती है और नाइट्रोजन बॉडी में यूज तो होती नहीं है कि वो कंसंट्रेशन ब्लड से कम होगी तो इधर से और नाइट्रोजन ब्लड में जाएगी, वो नहीं जा सकेगी क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी के ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में कैसे जाएगी, तो इसको जरा सा आपने समझना है। अच्छा बच्चे, हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है हार्ट का। राइट एट्रियम में आप रफ सा देख लें कि वेना केवा से जब ब्लड यहाँ पे आया है राइट एट्रियम में, तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी है, 40 मिलीमीटर मरकरी। और राइट वेंट्रिकल में गया 40 मिलीमीटर मरकरी, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी में यहां से जब ब्लड गया तो उसमें क्या है 40 मिलीमीटर मरकरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और ये चल के आगे आर्टरी कैपिलरीज में कन्वर्ट हुई। तो ये कैपिलरी जो एलुलस के करीब से गुजर रही है 104 मिलीमीटर मरकरी इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, सॉरी 40 मिलीमीटर मरकरी इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, और इधर 40 है और इधर 104 है। तो यहां से ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ जाएगी ब्लड में, और यहां भी हो जाएगा 104 मिलीमीटर मरकरी। यहां 104 क्यों होता रहेगा, क्योंकि इधर एयर रिप्लेस होती रहेगी तो इधर कंटिन्यूसली 104 रहेगा, तो इसलिए इधर से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके यहाँ आएगी। यहाँ कितनी लेयर्स को क्रॉस करेगी आपको पता है कि ये एपिथेलियल सेल है, ये एंडोथेलियल सेल है, और आगे रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, वहां चल के ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी। तो जो आपको बात समझ आई वो यहाँ पे जो ब्लड आया था 40 मिलीमीटर मरकरी सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था, और इधर 104 है। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज करके इधर आई, इधर भी 104 हो गया। अच्छा, ये जो कैपिलरीज हैं ये लेके जाएंगी यहाँ से, तो पल्मोनरी वेन लेके जा रही है, इसमें कितना है 104 मिलीमीटर Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और बच्चे एक बात याद रखना कि कुछ ब्लड जो एओर्टा से जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की कुछ टिश्यू को मिलता है, और वो ब्लड जब वापस आता है तो उसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं हुई होती क्योंकि वो एलुलस के करीब से नहीं गुजरा होता, उसके अंदर अभी 40 मिलीमीटर मरकरी ही पार्शियल प्रेशर है जो वेन्स के अंदर होता है ऑक्सीजन का। तो ये ब्लड भी वापस आके यहाँ पे पल्मोनरी वेन में मिल जाएगा। तो ये जो 104 इधर से आया था और ये 40 मिलीमीटर वाला, ये तकरीबन 2% ब्लड होता है, ये 98% ब्लड है। तो इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें 104 मिलीमीटर मरकरी है, इसमें 40 मिलीमीटर मरकरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो प्रेशर है वो अब कम हो जाएगा, दो तरह का ब्लड मिक्स हुआ, वो तकरीबन 95 मिलीमीटर मरकरी रह जाएगा। तो अब ये 95 मिलीमीटर मरकरी वाला प्रेशर यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वाला ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, यहाँ से एओर्टा में, एओर्टा से फिर पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, जब बॉडी की टिश्यू के पास पहुंचा ब्लड, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 मिलीमीटर मरकरी है, तो जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर 40 मिलीमीटर मरकरी है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर 23 मिलीमीटर मरकरी है। तो यहाँ से सबसे पहले ब्लड से निकलेगा, ये जो कैपिलरीज है यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी और यहाँ जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहां से जाएगी सेल के अंदर। तो अब यहाँ ब्लड में कितना रह जाएगा जी, 40 मिलीमीटर मरकरी जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो रह जाएगा, बाकी ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू के पास चली जाएगी। तो ये ब्लड फिर टिश्यू से जब वापस आता है, तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द 60 मिलीमीटर मरकरी से कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल के सराउंडिंग में जाना शुरू कर देती है। तो टिश्यू के पास आपने देखा 40 मिलीमीटर मरकरी है, 60 से कम है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या होगी, हीमोग्लोबिन से निकल के टिश्यू के फ्लूइड में जाएगी, वहां से सेल के अंदर जाना शुरू कर देगी डिजॉल्व होके। अच्छा, ये बात भी समझ आ गई कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है, इसलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, और टिश्यू के पास कम होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इसलिए वो हीमोग्लोबिन से निकल के ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाती है। अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने देखना है। अच्छा बच्चे, हमारा ब्लड है, अगर आपके पास 100 मिलीलीटर ब्लड हो, 100 मिलीलीटर आप ब्लड लें, और 100 मिलीलीटर ब्लड को आप क्या करें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें,
तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रखें? आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 100, वैसे 104। तो 104 आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रखें और 100 मिलीलीटर ब्लड हो, तो इसमें कितनी ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी? 20 मिलीलीटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो था उसके अंदर जितनी भी हीमोग्लोबिन थी उस सारी के साथ ऑक्सीजन बाइंड की, तो कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड होगी? 20 मिलीलीटर। फिर सुन ले, 100 मिलीलीटर जब क्या होगा? 104 मिलीमीटर मरकरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो और ब्लड कितना हो? 100 मिलीलीटर। तो ऑक्सीजन कितनी उस ब्लड में शामिल हो जाएगी? 20 मिलीलीटर। तो हम कहेंगे कि ईच 100 ml ऑफ ब्लड इफ इट इज फुली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, इसकी हीमोग्लोबिन सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाए तो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन वहां पे शामिल हुई होगी। ठीक है, नॉर्मल लंग्स में ये कंडीशन, आइडियल कंडीशन मौजूद होती है। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन ये कि अगर यहां पे 104 मिलीमीटर मरकरी से भी ज्यादा पार्शियल प्रेशर हो जाए एलोलाई के अंदर, एलोलस के अंदर, तो फिर क्या होगा? क्या वही वाली बात रहेगी कि 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 ml, या इससे ज्यादा ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी? तो एक बात मैंने पहले ही आपको की कि 104 और आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो 100 मिलीमीटर मरकरी पार्शियल प्रेशर एनुलस के अंदर होता है ऑक्सीजन का, तो उस पे मैक्सिमम हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाती है, सारी की सारी हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाती है, तो वो 100 ml में 20 मिलीलीटर ही शामिल हो सकती है। अब अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एनुलस में किसी तरह बढ़ाना शुरू कर दें, 106 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, 20, जितना भी कर लें, तो क्या होगा? यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इससे ज्यादा ऑक्सीजन इसमें शामिल हो ही नहीं सकती किसी सूरत में, क्योंकि उसकी हीमोग्लोबिन क्या होगी? फुली सैचुरेट होगी। अब वो जो आपकी बुक में 115 लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली लिखना चाह रहा था ये वाली वैल्यू कि एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना? 160 मिलीमीटर मरकरी, और एलुलस के अंदर 100 मिलीमीटर मरकरी, जो एग्जैक्टली 104 मिलीमीटर मरकरी है। ठीक है, तो अब ये बात भी आपको समझ आ गई कि 104 मिलीमीटर मरकरी से आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना भी बढ़ाएंगे, तो आप तो अपनी बुक को फॉलो करेंगे 100 मिलीमीटर मरकरी, उससे जितना भी बढ़ाएंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब हम ये देखते हैं क्या हमारा ये जो आर्टीरियल ब्लड होता है, यहां से अगर मैं ब्लड ले लूं, क्या उसमें यही वाली कंडीशन होगी? उसकी हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट होगी और ये वाली आइडियल कंडीशन होगी उस ब्लड में? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह ये कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ब्लड ऐसा है जो एओर्टा से गया है लंग्स की टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, और वो ब्लड इसी तरह वापस आया है, उसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं हुई यहां से, उसमें ऑक्सीजन कम है 40 मिलीमीटर मरकरी, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उसमें। जो लंग्स से होके आया है ऑक्सीजन लेके, वो 104 मिलीमीटर मरकरी वाला होता है। ये दोनों मिक्स हो जाते हैं हार्ट के अंदर आके, मतलब कुछ थोड़ा सा ब्लड लंग्स से बगैर ऑक्सीजन लिया आया है और बाकी ऑक्सीजन लेके आया है। तो मतलब आप इसको ऐसे समझ लें, जो ब्लड यहां से आया है लंग्स से ऑक्सीजन लेके, उसमें तो ये कंडीशन है 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर, लेकिन दूसरे में क्या है? दूसरे में तो बहुत कम है, जो इधर से आ गया है 2% ब्लड, उसमें ऑक्सीजन कम है, उसमें ये वाली कंडीशन नहीं है 20 मिलीलीटर पर 100 ml, क्योंकि वो ऑक्सीजन दे के आ रहा है। तो वो जब इसमें मिक्स होगा तो यहाँ पे आप क्या रह जाएगा? अगर आप आर्टरीज के अंदर देखें तो ये वाली कंडीशन होगी, प्रैक्टिकली 98% सैचुरेशन होगी, 19.6 मिलीलीटर क्या होगी? ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। सिर्फ ये वाली कंडीशन प्रैक्टिकली हमारी आर्टरीज के अंदर मौजूद रहती है हर वक्त, ये वाली कंडीशन। ठीक है, जब वो टिश्यू की तरफ जा रही होती है लेके ऑक्सीजन को 19.6, इसका मतलब 98% सेचुरेशन ही अचीव हो सकती है, 100% सेचुरेशन अचीव नहीं हो सकती उस, क्योंकि यहाँ लंग्स से तो 100% सेचुरेशन अचीव होती है, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिल जाता है बीच में, तो वो सेचुरेशन 98% मतलब ब्लड में मौजूद 100 ml ब्लड जो आर्टरीज के अंदर है, उसमें जो 98% हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड है। तो अगर 98% सैचुरेटेड होगी तो 19.6 ml ऑक्सीजन
उसमें शामिल होगी। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने कि सी लेवल की तो हम बात करें, सी लेवल से जब हम हाइट पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहां पे आपको पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कम हो जाता है, तो ये सेचुरेशन भी उस हिसाब से कम हो जाएगी। तो इसी तरह जब हम सी के अंदर जाएंगे, जिस तरह तो सी के अंदर जाएंगे तो सी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो जब चेस्ट के ऊपर प्रेशर डिवेलप होता है तो फिर वो लंग्स एक्सपेंड नहीं कर सकते, इनहेल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए डीप सी में जाने वाले जो स्कूबा डाइवर्स हैं, सेल्फ कंटेंट जो ऑक्सीजन अपरेटस होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस भरी होती है हाई प्रेशर के साथ। वो इसलिए ताकि लंग्स एक्सपेंड करने से रोक रहा है, वाटर ऊपर से प्रेशर डिवेलप कर रहा है, तो हाई प्रेशर पे गैस होगी तो वो लंग्स के अंदर इजीली जा सकेगी।